नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के उद्भव के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और हमने उस पे जो है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत देखा था। उसके साथ ही स्वदेशी उत्पत्ति का भी सिद्धांत देखा था। मेसोपोटामिया तो या विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत आप कह सकते हैं या विसर्जनवादी सिद्धांत कह सकते हैं, तो हमने देखा था। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है सिंधु सभ्यता के उद्भव में जो कर्मिक विकास का सिद्धांत है ये कितना कारगर साबित हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1950 और उसके बाद जो निरंतर खोजें हुई उसके आधार पे यह निष्कर्ष निकला कि जो है इस नगरीय सभ्यता की जो है जड़ है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही है और ये जो है उस यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का ही परिणाम है। अगर इस पे हम बात करें तो एक पुरातत्वविद हैं अमलानंद घोष। उन्होंने राजस्थान की सोथी संस्कृति से जो मृदभांड मिले हैं उनकी तुलना करते हुए सिंधु सभ्यता के उद्भव की व्याख्या करने का प्रयास किया है। और एक पाकिस्तानी विद्वान आर मुगल या रफ़ीक मुगल, उन्होंने मृदभांडों के साथ साथ उपकरण और अन्य सामग्रियों का प्रयोग करते हुए इसके उद्भव की व्याख्या करने का प्रयास किया जो है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिंधु सभ्यता का उद्भव। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत या इसको आप विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देख लिया था। आज हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं कर्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मिक विकास का सिद्धांत तो जैसा हमने बताया कि अमलानंद घोष ने राजस्थान की सोथी संस्कृति के मृदभांडों की ओर संकेत करते हुए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। और हमने बताया कि पाकिस्तानी विद्वान या पुरातत्वविद रफ़ीक मुगल ने भी मृदभांडों के साथ साथ उपकरणों और अन्य सामग्रियों के सहायता से इस सभ्यता की व्याख्या करने की ओर प्रयास किया। अब हम देखते हैं आगे। अमूमन धारणा यह है कि बलूचिस्तान, सिंध, उत्तरी सीमा प्रांत, पंजाब और राजस्थान की जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं वही विकसित होकर जो है नगरीय सभ्यता का केंद्र बनी या नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में लगभग 5500 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व के बीच नवपाषाण कालिक अवस्था थी और इस काल में उत्तर पश्चिम में समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियाँ विकसित हुई। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, सिंध में कोटदीजी, आमरी और पंजाब में जलीलपुर आदि जैसे स्थल समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों के विकास को दर्शाते हैं। अगर हम विकास के कारणों पर चर्चा करें तो ये कारण थे जैसे कि खेती का, नदी के जो कछारी मैदान में खेती का आरंभ हुआ, ये इस प्रकार हुआ कि यहाँ के लोगों ने बाढ़ के पानी को रोकना सीख लिया था या बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना सीख लिया था और जो विभिन्न आसपास के क्षेत्रों को खोदकर
बेहतर प्रकार के पत्थरों को प्राप्त करना एवं उनको उपकरण के रूप में प्रयोग करना जो है इन्होंने सीख लिया था। तो हमने बताया कि मेहरगढ़, सिंध, पंजाब और राजस्थान की ये जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, यही जो है विकसित होकर नगरीय सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आई। और जैसा कि 5200 से 3200 ईसा पूर्व के बीच जो है ये अवस्था नवपाषाण कालिक की अवस्था थी। और इस काल में जो है मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में, इस काल में उत्तर पश्चिम में समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ। और ये स्थल कौन कौन से थे? ये स्थल मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, सिंध में आमरी और कोट दीजी और पंजाब में जलीलपुर। ये स्थल जो है समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों थोड़ी धीरे धीरे विकसित होकर के एक नगरीय सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आए, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता जैसी उन्नत नगरीय सभ्यता को जन्म दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग आरंभिक हड़प्पा काल के जो स्थल हैं उन पे चर्चा करते हैं तो उनके भी विकास के निम्नलिखित कारण हमको उभर कर सामने आते हैं। तो देखते हैं कि आरंभिक हड़प्पा काल, इसका समय 3200 से 2600 ईसा पूर्व। ये जो 500 से 600 वर्षों का काल है, ये महान परिवर्तनों का काल है। इस काल में हमको निम्नलिखित विकास देखने को मिलता है, जैसा कि तकनीकी दृष्टि से तांबा, हल, चाक और नाव का प्रयोग हुआ। और तांबे के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के या बेहतर किस्म के उपकरणों को बनाया जाने लगा। और चक्की के प्रयोग से यातायात आसान हुआ और दूर दराज के क्षेत्रों से जो अधिशेष उत्पादन उनको लाना ले जाना आसान हुआ, जिससे कुछ स्थलों पे हमको धान कोठार का साक्ष्य मिलता है। और ये स्थल है बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़। और हल के प्रचलन से खेती की पद्धति में सुधार हुआ और एक व्यापारिक फसल के रूप में या औद्योगिक फसल के रूप में कपास का उत्पादन जो है शुरू हुआ। और अगर हम देखें, इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के शिल्पों का भी विकास हुआ। और जब शिल्पों का विकास हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी या शिल्पकार आपस में जुड़ने लगे, मिलने लगे। तो उन्होंने दूरवर्ती व्यापार को भी जन्म दिया। और दूरवर्ती व्यापार को विकसित करने में कुछ खानाबदोश जनजातीय समूहों का भी योगदान रहा, जो भेड़ और बकरी पालते थे। और ये
इनको चराने के लिए सिंध के कछारी मैदान और बलूचिस्तान के पठारी मैदानों से होते हुए ये ईरान तक जाते थे। तो ये काल महान परिवर्तनों का काल था। और हमने बताया तकनीकी दृष्टि से तांबे, चाक, हल, नाव और चक्की का प्रयोग हुआ और इन परिवर्तनों ने दूरवर्ती व्यापार को जन्म दिया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब व्यापारिक गतिविधियों के विकास ने लिपि के विकास को भी जन्म दिया और इससे लिपि के विकास को प्रोत्साहन भी मिला। और जैसा कि हम गुजरात में धौलावीरा, पादरी और पंजाब में हड़प्पा से ऐसे संकेत मिलते हैं जिनकी पहचान लिपि के रूप में की गई है। ये आरंभिक हड़प्पाई चरण में ही मिले हैं। तो व्यापारिक गतिविधियों ने लेखन कला या लिपि के विकास को भी जन्म दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में धौलावीरा, पादरी और पंजाब में हड़प्पा से ऐसे साक्ष्य हमको मिलते हैं। आगे अगर हम देखें तो जो है फिर जो अधिशेष उत्पादन ने क्या परिवर्तन लाया। अधिशेष उत्पादन ने किसी स्थान विशेष पर लाकर नगरीकरण को प्रोत्साहन देने में शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग की भूमिका रही होगी। जब ये उत्पादन अधिक होने लगा तो किसी शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग की सहायता से किसी स्थान विशेष पे उसको इकट्ठा किया गया होगा और उस नगरीकरण को जन्म दिया। हालांकि अगर ये शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग की बात हम करें तो हम इसको एकदम 100% विश्वास साथ नहीं कह सकते कि यही वर्ग रहा होगा सरकार की भूमिका निभाने में, क्योंकि यहाँ जब लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है या साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। और तो जैसा कि हमने देखा ये विकास जो था ये आरंभिक हड़प्पाई चरण या ग्रामीण संस्कृतियों के विकास से ही इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आया। अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो जैसा कि हमने देखा कि जो है मेहरगढ़ नामक स्थल जैसे नौपाषाणिक अवस्था से आरंभिक हड़प्पाई स्थल की ओर अग्रसर हुए थे। और उसी प्रकार सिंध में आमरीकोट दीजी और उत्तर पश्चिम प्रांत में राना घुंडई, राजस्थान, ये सब जो स्थल थे ये भी हड़प्पाई चरण के स्थल थे जो विकसित होकर जो एक नगरीय सभ्यता की ओर डेवलप हुए। और कच्ची ईंटों का प्रयोग और जो पशुओं का साथ वो भी हड़प्पा सभ्यता से साम्यता रखता है। और कालीबंगा से जो खेत जोते हुए मिले वो हल के प्रयोग की ओर संकेत करते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों से कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं जो हड़प्पाई स्थलों से प्रतीक चिन्हों से साम्यता रखते हैं और विभिन्न स्थलों का आपस में जुड़ाव व्यापारिक गतिविधियों की ओर संकेत करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो साक्ष्य के अभाव में हम लोग ये मानते थे कि ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, तो ऐसा कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि 8-9 दशकों से जो लगातार शोध होते रहे हैं उसने ये सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के बीज उत्तर पश्चिम में समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियों के विकास से ही उत्पन्न हुआ है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का सूत्र हमें आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियों के क्रम में प्राप्त होता है। तो
ये था सिंधु सभ्यता का उद्भव और विकास से संबंधित टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की तिथि और उसके विस्तार के बारे में। धन्यवाद।